फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू बिला। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अरे सरकार, छोटी बेगम आप यहाँ आ जाएं, बैठकर आराम से खाएं। वो जल्दी से पास पड़ी हुई तपाई की तरफ बढ़ा और उसे अपने खमचे से साफ करता हुआ बोला, भैया आप परेशान ना हो, यहाँ ही ठीक है। छोटी बेगम, ऐसे कैसे आप तो। वो कुछ और भी बोलने वाला था कि सद्दाम के हाथ के इशारे पर रुक गया और तेजी से गोलगप्पे बनाने लगा। बहुत लजीज है। आप भी लें सद्दाम। एक गोलगप्पा मुंह में रखा और दूसरा सद्दाम की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने ना चाहते हुए भी मुंह में रख लिया था। लेकिन अगले ही पल वो बुरी तरह से खांसने लगा। कितना तीखा है, खबरदार जो अब एक भी तीखा बनाया तो मेरे तो मुंह में आग लग गई है। जी नहीं, मुझे तीखा ही चाहिए, आप भले ही ना खाएं। उसके मुंह फैलाकर कहने पर उसने हाथ मान ली और खाने से हाथ खींच लिया। तबीयत से पानी पूरी की तरह इंसाफ करने के बाद उसके साथ ही आगे बढ़ गई, जहाँ कई तरह की दुकानें लगी हुई थी और वो हर दुकान पर थोड़ी देर रुकती, फिर आगे बढ़ जाती। थोड़ी देर बाद वो चूड़ी की दुकान पर रुके थे। भैया वो कमकमे वाली चूड़ी दिखाना जरा। वो पूरी तरह से आगे की तरफ झुकी हुई हर एक चूड़ी को छू छू कर देख रहे थे। कैसी है ये सद्दाम? दाने हाथ पैर पिपड़े के चूड़ी पहनने के बाद वो सद्दाम की तरफ मुड़े। बहुत अच्छी, तुम्हें पसंद है? उसने मुस्कुराकर पूछने पर वो सर हिला गए। काका दाम क्या है इसका? वो जेब से वॉलेट निकालता हुआ बोला। अरे नहीं सरकार, आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ मैं? क्यों, इस बार किसी दूसरी बेटी का सौदा कर दिया है क्या जो पैसे नहीं चाहिए? उसके चोट करने पर उस आदमी के चेहरे पर एक साया आगे चला गया। वो सर झुका हुआ यूं ही खड़ा रहा, जबकि सद्दाम पैसे टेबल पर रखकर मैसा का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ गया। आपने उसे ऐसा क्यों कहा? वो अब भी वहीं पर उलझी हुई थी, क्योंकि 2 साल पहले पैसों के लिए उसने अपनी बेटी का एक उदेर उम्र शहर से बतौर सौदा निकाह कर दिया था। उसके संजीदगी से कहने पर वो हैरान से रह गए। एक और सवाल नहीं, मुंह बंद करके आगे चलो। उसे दोबारा मुंह खुलता हुआ देखकर वो साथी से बोला तो वो चुप करके। चटकी पर बैठोगी? थोड़ी दूर चलने के बाद उसी की तरफ देखकर पूछा। नहीं। वो नफी में सर हिला गए। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है। उसके धीरे से कहने पर वो कहकर लगा कर हंस दिया। और किस चीज से डर लगता है? उसने दिलचस्पी से पूछा। आपसे। वो क्यों? पता नहीं क्यों। उसके उलझ कर कहने पर वो मुस्कुरा दिया। अच्छी बात है। धीरे से सर हिलाया और आगे बढ़ गया। घोड़े से डर लगता है? नहीं, घोड़े से भी कोई डरता है? अच्छा, वाकई नहीं डर लगता डर? उसके हिलाने से कहने पर वो जोर से नफी में सर हिलाने लगे। चलो देते हैं। वो इसे लिए वह इस तरफ आया जहाँ दूर दूर तक मैदान फैला हुआ था। वो लोग घोड़े की सवारी कर रहे थे। उसे सफेद कलर का घोड़ा मंगवाया। कितना खूबसूरत है ये। मैसा ने उसके गर्दन पर देरे से हाथ रखकर सहलाया तो वो जोर जोर से सर हिलाने लगा। और कितना प्यारा भी है। उसके अंदाज में खुशी थी। तुम्हें तो वाकई उससे डर नहीं लगता? सद्दाम ने मुस्नी हैरत से कहा तो वह गर्दन अकड़ा कर उसकी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो मैं किसी चीज से नहीं डरती। चलो सवारी करते हैं। हाँ जरूर। उसके राजी होने पर सद्दाम ने दूसरा घोड़ा मंगवाया। ये दूसरा घोड़ा किसके लिए है? उसने हैरानी से पूछा। जाहिर है मेरे लिए। तुम इस पर सवारी करना और मैं उस पर। सद्दाम ने बल्ब की रोशनी में उसके चेहरे पर खौफ की झलक देखी थी। उसने मुंह फेर कर अपनी उम्र आने वाली हंसी को जब्त किया, उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। रात का वक्त है, अगर मैं रास्ता भूल गई तो आज हम एक ही घोड़े पर सवारी कर लेते हैं, फिर किसी दिन अलग अलग कर लेंगे। उसकी चालाकी पर वो ऐश ऐश करता हुआ रह गया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसको छेड़ने का इरादा मुलतवी करता हुआ वो राजी हो गया। अगले ही पल वो दोनों सफेद वाले घोड़े पर सवार होते हुए पूरी तरह तैयार थे। चलें। उसके सबाब में सर हिलाते ही उसने घोड़े को जोरदार एड़ लगाई थी, जिसे वो अपने अगले दोनों पैरों को उठाता हुआ जोर से हिननाया और पूरी कुव्वत से दौड़ लगाया। कुछ देर तो वो बहुत ही आराम से बैठी सवारी का मजा ले रही थी, लेकिन जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें खौफ से फैलती जा रही थी। अगले ही पल वो सद्दाम के सीने से लगी हुई बुरी तरह से चिल्ला रही थी। अल्लाह अल्लाह, रोके उसे प्लीज सद्दाम। क्यों, मजा नहीं आ रहा? नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। अल्लाह प्लीज रोके से सद्दाम। थोड़ी देर में यह खुद ही रुक जाएगा। देखो उसने अपनी चाल धीमी कर दी है। वह हॉर्स मजे ले रहा था। नहीं, उसे अब भी रोकें प्लीज। उसके जिद्दी लहजे पर उसने मुस्कुराकर घोड़े की नाल खींची तो वह पूरी कुव्वत से अपनी जगह पर उछला था, फिर अगले ही पल रुक गया। शुक्र है किसी तरह रुका, मेरी तो खौफ के मारे जान निकलने वाली थी। वो धीरे से उसके से अलग होकर खून की सांस लेते हुए बोले। क्यों, तुम्हें तो डर नहीं लगता ना घोड़ों से? नहीं तो मेरी जान निकल जाती है इन घोड़ों को देखकर। उसे अपनी ही जोन में वापस सच बोल गई तो वो कहकर लगाकर हंस दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों तालाब के किनारे पर बैठे हुए पानी में अपना पैर डाले हुए डूबे इस रुमानी मंजर में खोए से थे। होश उसे तब आया जब मैसा की नरम गर्म सांसें उसके गर्दन को छू रहे थे। उसने चौंक कर गर्दन तिरछी करते हुए अपने पास बैठी हुई मैसा को देखा, जिसके कंधे पर सड़ के होश व हद से बेगानी होकर नींद की वादी में जा चुके थे। कुछ लम्हे मोहब्बत से उसको देखता रह गया और फिर धीरे से उसकी बाहों में उठाकर वो पैदल ही हवेली की तरफ चल दिया, क्योंकि गाड़ी वो दूसरे रास्ते पर छोड़ आया था और वापसी में रास्ता दूसरा था। हवेली में कदम रखते ही
सन्नाटे ने उसका स्वागत किया था। वो धीरे धीरे कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसे नरमी से बराबर लौटाने के बाद वो भी अपने कपड़े तब्दील करता हुआ उसके पास आकर लेट गया। आज का दिन बहुत थका देने वाला था, लेकिन खुशगवार था। थोड़ी देर बाद वो भी नींद की वादी में मायसा का हाथ थामे में सफर करने लगा। सुबह उसकी नींद मायसा से पहले खुल गई थी। उसे याद ही नहीं था कि वो कब सोया था। उसने करवट लेकर उठना चाहा, लेकिन उठ ना पाया, क्योंकि मायसा उसको पुश से मजबूती से पकड़ हुए गहरी नींद में सो रही थी। वो धीरे से करवट लेकर उसकी तरफ मुड़ा और बगौर उसका चेहरा देखने लगा। सोते वक्त वो और भी ज्यादा मासूम और ज्यादा हसीन लग रही थी। यकटा उसको देखता हुआ उसके गाल पर मौजूद चंद आवारा लिट्टों को कान में रास्ता हुआ उसकी तरफ झुका और धीरे से उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर रकम कर दी। उसे आराम से सोता हुआ देखकर वो भी उठने का इरादा मुलतवी करता हुआ लिहाफ दोबारा घुस गया था। इसी वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया। पहले धीरे फिर जोर से खटखटाया जाने लगा। गंदी सी गाली देता हुआ उठा और शर्ट पहनता हुआ दरवाजे के पास आया कि शायद मुलाजमा हो, लेकिन दरवाजा खुलते ही सफाई का परेशान सा चेहरा दिखा। इतनी सुबह सुबह हैरियत तो है? उसे हैरानी से उसके मुतफरकर चेहरे को देखा। वो वापस आ गई है। फाई की आवाज बेतासर थी। सद्दाम ने नासमझी से उसको देखा। कौन? मलाइका वापस आ गई है। फाई की अगली बात पर उसने मुट्ठी बीच कर अपने गुस्से को जब्त किया। पूछ सकता हूँ कि तुम अब क्या लेने आई हो? इधर तुम्हें रास नहीं आती? तन फन करता हुआ वो पाक को जाती हुई राहदारी में आया था, जहाँ मलाइका का काला रंग का ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए की तरह पुश्त किए खड़े थे। सुना है सरदार कल पे महबूब बीवी को मेले की सैर कराने के लिए लेकर गए थे। उसके लहजे में चुभन थी। वो हॉर्न्स इसी अंदाज में खड़ी थी। सबकी डोर थामे हुए सद्दाम ने दोनों बाजू सीने पर बांधे। सुना है सरदार अपनी महबूब बीवी को अपनी गोद में उठाए हुए आधी रात को हवेली में दाखिल हुए थे। लगता है बात कुछ आगे बढ़ी है। मुबारक हो सद्दाम साहब, आप तो अपने मकसद में बड़ी चालाकी से कामयाब हो रही हैं। मैंने हेजी से कहती उसकी तरफ मुड़ी और चुपती हुई नजर से उसके मजबूत सरापे को देखा। क्या तुम यही बकवास करने यहाँ आई हो? वो में चुकाकर बेजारी से उसको देखा। बकवास? हाँ, तुम्हें तो अब सब कुछ ही बकवास लगेगा सद्दाम जहांगीर शाह। बहुत बर्बाद कर लिया मेरी जिंदगी। अब बर्बाद होने की बारी तुम्हारी है। मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान लाऊंगी सद्दाम जहांगीर शाह, जो तुम्हारी सारी खुशियां उजाड़ देगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मासूम जिंदगियां बर्बाद करने का। अब तुम बर्बाद होगे और मैं तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखूंगी। उसकी आंखों में आंखें डाले वो जैसे बदले की आग में जल रहे थे। मुझे बर्बाद करोगी तुम सिर्फ सपने देख सकती हो और कुछ नहीं। इतनी हिम्मत है तुम्हें कि सद्दाम जहांगीर शाह को बर्बाद कर सको? वो तुमसे हराना हंसी हंसा था। मैं एक ऐसा तूफान अपने साथ लाई हूँ जो तुम्हें तो क्या, तुम्हारी इस महबूब बीवी को भी बखेर कर रख देगा। अपने जाहिर होते हुए पेट पर हाथ रखे वो गुस्से से फुनकारी तो पहली बार सद्दाम ने चौंक कर उसके वजूद को गौर से देखा। क्या क्या वो मां बनने वाली थी? पर कैसे? मैं मां बनने वाली हूँ। सुना सद्दाम जहांगीर शाह, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। उसके लफ्जों ने जैसे मजबूत असा वाले को भी अंदर से हिला कर रख दिया था। वो बेयकीनी से कभी उसे और कभी उसके वजूद को देख रहा था, जो बहुत कुछ बयान कर रहा था। अभी तो उसकी जिंदगी में सब कुछ बेहतर होना शुरू हुआ था। अभी तो उसे उसका हक मिलना शुरू हुआ था। फिर ये अचानक क्या हुआ था? अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। ये हर बार किसी और पर आजमाना। बहुत देखी हैं तुम्हारी जैसी लड़कियां। जाओ यहाँ से और दोबारा कभी अपना मुंह बात दिखाना। अपनी अंदरूनी हालत पर काबू का तबा खसमनाक लहजे में चीहा था। लम्हे भर को मलाइका का इत्मीनान फिर लड़खड़ाया था, लेकिन वो फिर भी किसी ढीठ मट्टी से बनी हुई थी। शायद तनका उसके सामने खड़ी रही। मैं अपना हक वसूल किए बिना यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी। जितनी कोशिश करनी है कालो सद्दाम जहांगीर शाह। मैं इसको चैलेंज करती हुई से कदम उठाते हुए हवेली के अंदर दाल हो गई थी, जहाँ सद्दाम जहांगीर शाह बना कर रह गया था। अगले दिन पूरे गांव के सामने पंचायत बुलाई गई थी। मायसा जो इस किसी से बिल्कुल अनजान थी, उसे भी इस पंचायत का हिस्सा बनाया गया था, ताकि सबके सामने सही फैसला हो सके जो कि हक बजा हो। हमें चौधरी बशार की तरफ से शिकायत मिली है कि उनकी बेटी मलाइका हमल से है, वो भी सरदार सद्दाम जहांगीर शाह के। सरदार साहब, क्या आप इस बात से वाकिफ है? पंचायत के एक बुजुर्ग ने बात का आगाज करते हुए सद्दाम की तरफ सवालिया अंदाज में देखा, जबकि मायसा उनको की तरह कभी उनका और कभी सद्दाम का चेहरा देख रही थी। ये क्या कह रहे थे? वो कुछ भी समझने से कातर थी। अचानक ही उसे जमीन हिलती हुई महसूस हुई। उसने कुर्सी के हत्थे को मजबूती से थाम रखा था। मुझे भी कुछ ऐसी ही बकवास खबर मिली है। उसके चेहरे के साथ साथ लहजा भी तमसहराना था, जैसे कि यह शख्स महज एक ड्रामा हो जिसका वो एक मरकजी किरदार है। आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह है? इज्जतें दांव पर लग गई हैं, आपकी और आपके खानदान की, बल्कि पूरे गांव की। ये कैसा गुनाह है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप मानते हैं कि ये बच्चा आपका है? आपका फर्ज बनता है कि इस मजलूम लड़की के साथ इंसाफ करें, उसे इसका हक दें, उसे अपने नकाम मिले। मासा ने करंट खाकर सद्दाम की तरफ देखा था, जो बिल्कुल बेतासर बैठा था। उसे पल में अपनी होशियां तबाह होती हुई महसूस हुई। किस्मत के साथ कैसी सितम तरफी कर रही थी, और वो थी कि उफ तक करने से कसर थी। उसकी आंखें मलाइका पर टिकी हुई थी, जिसका बड़ा पड़ा हुआ वजूद बहुत कुछ जाहिर कर रहा था। उसके अंदर भी बहुत कुछ टूटा था। बच्चा? किसका बच्चा? मेरा बच्चा? सबूत क्या है इसके पास कि इसके वजूद में पलने वाला खून मेरा है? पहले जाओ सबूत लेकर आओ, फिर हक की बात करना।
लहजे से हकारत साफ जाहिर थे। सरदार साहब, आप किसी के हक तलफी कर रहे हैं, उसे रसवा कर रहे हैं। कैसी हक तलफी, कैसी रसवाई? मैं इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता हूँ। किसी और की गंदगी मेडों पर उछाल और खुद को पारसा जाहिर कर रही है। मैं भी जानता हूँ कि उसकी रातें किन लोगों के बीच गुजरती हैं। मलाइका का पर नजर जुमाए हुए वो नफरत से बोला तो चौधरी बशारत ने गुस्से से आगे बढ़कर उसका कॉलर दबोच लिया। सद्दाम जहांगीर शाह, मेरी बेटी की इज्जत पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हराम होर? जुबान संभाल कर बात करो चौधरी, अभी तो सिर्फ मैंने जुबान खोली है। अमली मुजाहरा करूंगा तो चल्लू बार पानी में डूब मरोगे तुम। उसके हाथ जटता हुआ वो गुस्से सुगराया। दूर खड़ा हमीम ये सारा मर्द बाहू भी देख रहा था। उसकी आंखों के साथ साथ चेहरे पर भी उलझन जाहिर थी। वो कभी सद्दाम को देखता तो कभी माइसा की गैर होती हुई हालत देखता। लोगों में जोर जोर से चेमगोलियां होने लगी। लोग तरह तरह की बातें करते समझते पूरी तरह से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। सबूत क्या है आपके पास चौधरी साहब अपनी बेटी की पाक दामनी का? सारा गांव उसकी चाल चलन से बाखूबी वाकफ है। फाइक ने मामले को संगीन होता हुआ देखकर मदालत की। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये बच्चे का बाप नहीं है? क्या तुम लोग मजलूमों के साथ ऐसा ही इंसाफ करते हो? फाइक की आंखों में आंखें डाले वो अफसरदगी से बोली। बच्चा तुम्हारे वजूद में पल रहा है तो जाहिर है इसके बाप का इल्म भी तुम्हें ही होगा। लेकिन मैं ये पक्का कहता हूँ कि इस बच्चे का बाप सद्दाम हरगिज नहीं है। चौधरी साहब, आपकी बेटी इतनी भी पारसा नहीं है कि आंखें बंद करके उसके किसी भी बाप पर यकीन कर लिया जाए। मुट्ठी बीचे हुए वो खुद पर जब्त कर रहा था। और रही बात इंसाफ की, तो तुम सबूत हो, हम तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ करेंगे। बात सिर्फ सच की है, जो सच बोलेगा उसे इंसाफ मिलेगा। फाइक के लहजे के साथी पर मलाइका जैसी बेखौफ लड़की भी लम्हा बढ़ को गड़बड़ा गए थे। और अगर यह बच्चा वाकई में तुम्हारे सरदार का हुआ तो क्या वो हक मिलेगा जो एक खानदानी बच्चे को मिलेगा? क्या इस बच्चे पर उस नाजायज का दाग हट जाएगा? मलाइका की आंखों में आंसू थे। कुछ लम्हों के लिए सब कुछ अपनी जगह पर सागत रह गए। अगर यह बच्चा वाकई सद्दाम का हुआ तो उसे हक जरूर मिलेगा जो कि एक खानदानी वारिस का मिलता है। उसे उसके बाप का नाम दिया जाएगा। हर वो चीज जिसका वो हकदार होगा बहू भी दिया जाएगा। और तुम्हें सद्दाम की बीवी का रुतबा दिया जाएगा। सद्दाम के बोलने से पहले ही मायसा ने अपनी जगह से उठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी बहादुरी से ये ऐलान किया। सद्दाम ने हैरत और गुस्से से उसकी तरफ देखा। कुछ ऐसा ही हाल फाइक का भी था। जबकि वहां पर मौजूद भीड़ में कुछ लोगों ने इस फैसले को सराहा और कुछ ने मुखालफत की तो कुछ इससे हमदर्दी रखते थे। मायसा की तलाश में वो तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने कमरे में आया, लेकिन हाली कमरा उसका मुंह चुरा रहा था। गुस्से से खोलता हुआ मुड़ा और बाग की तरफ राहदारी की तरफ बढ़ने लगा, ये सोच कर कि शायद वो बाग में हो। तभी उसके सामने से आती हुई फातिमा चेहरे पर सोचों का जाल बिछाए हुए आते हुए दिखी। सुनो, मायसा कहाँ है? उसके साथी से पूछने पर वो लम्हे बढ़ को घबराई, फिर गायब दिमागी से उसके मुंह तकने लगे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ फातिमा। उसे चुपचाप खड़ा देखकर वो गुस्से से जबड़े जमा कर बोला। वो इस तरफ से सर्वेंट क्वार्टर में, हिकलाकर बमुश्किल जवाब दिया। वो वहां पर क्या कर रही है? उसके माथे पर ला महदूद चिकनों का जाल बिछा हुआ था। आप खुद जाकर देख ले। हिम्मत करके वो बोली। उसके पास होते हुए आगे बढ़ गए। कुछ देर वो यूं ही खड़ा रहा, फिर तेजी से सर्वेंट्स क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। घुटन में सर्दी हुए दीवार से टेक लगाए कमरे में हंदाड़ा किए वो जमीन पर बैठी बुरी तरह से सिसक रहे थे। पल में उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वो जो मोहब्बत की मुसाफर हो चुकी थी, पल में उसे मुंह की खानी पड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि उस सफर में अब बिल्कुल तन्हा है। जिससे वो अपना कुल असासा समझने लगी थी, वो तो इसका कुछ भी नहीं था, सिर्फ धोखा था, फ्रेब था, एक सेराब था जिसके पीछे वो दीवानी हो चली थी। ऐसा सेराब जो हर किसी को अपनी तरफ खींचता है, हर किसी के जज्बात और एहसासात का इस्तेमाल करता है, हर किसी को अपनी उंगलियों के इशारों पर चलाता है और आखिर में उसे तोड़कर सिसकने पर मजबूर कर देता है। वो भी तो सिसक रही थी अपने एतबार और भरोसे के टूटने पर, किस्मत की सितम तरफी पर। यह कैसा खेल था जिसमें वो मात भी खाई जा रही थी? ये कैसा सफर था जिसकी उसे मंजिल भी नजर नहीं आ रही थी? किस्मत को इस मासूम लड़की पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था, जिसके चेहरे पर जा बजा आंसू की लकीरों के निशान थे। वो सिसक रही थी, टूट रही थी, उसे संभालने वाला नहीं था। वो एक ही पोजीशन में न जाने कब से यूं ही बैठी थी और न जाने कब तक बैठे रहने का इरादा था। अंधेरे कमरे में उसे सिसने की आवाज थोड़ी थोड़ी देर बाद गूंजती हुई फिर बंद हो जाती। कमरे का दरवाजा किसी ने जोर लगाकर खोला था और शायद दरवाजे पर ही खड़े इस तारीख कमरे में उसे तलाश करने की कोशिश की थी। माइसा, वो बिल्ली की तेजी से उसके पास बढ़ा, उसके सामने दो नुआस होकर बैठ गया। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? उसके कंधे पर हाथ रखा ही था कि वो झटके से उठकर उसके से दूर हुए थे। यहाँ क्या लेने आए हैं आप? जाए यहाँ से। मैं अब और आपके जान से मैं नहीं आना चाहती। उसके लहजे में नफरत ही नफरत थी। वो तेजी से उठा और हाथ मगा कमरे की सारी बत्तियां रोशन कर दी। रोशनी में रहो तो दिमाग सही से काम भी करेगा। और किस झांसे की बात कर रही हो तुम? मैंने कब तुम्हें किसी चीज का झांसा दिया? उसका लहजा आंच देता हुआ था। मोहब्बत का झांसा दिया है तुमने मुझे सद्दाम जहांगीर शाह। मेरी कुर्बत हासिल करने के लिए एक चाल चली मेरे साथ, मोहब्बत का डोंग रचा। आंसू मतवाते से उसके सुरख रुसारों पर बह रहे थे।
क्या बकवास कर रही हो? उसका बाजू साथी से पकड़ कर खींचा। आपको नहीं पता कि मैं क्या कह रही हूँ? मैं तो आपकी जिंदगी में कुछ ही है ही नहीं हूँ सदाम। सब कुछ तो वो है जो आपका खून अपने वजूद में लिए फिर रही है। मैं तो सिर्फ एक जिद हूँ जो अब पूरी हो चुकी है, और कुछ नहीं। वो रोना नहीं चाहती थी, फिर भी उसके सीने पर लगे हुए आंसू बहाते हुए उसे गले गिले कर रहे थे। तुम कुछ नहीं जानती मायसा, तुम कभी जान ही नहीं सकी कि मेरे लिए तुम क्या हो। वो दोनों कान से थमे, वो जैसे उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथों का लम्स उसे अंदर ही बेचैन कर रहा था। एक झटके से वो उससे दूर हुई थी, उसके सामने कमजोर नहीं होना चाहते थे। हाँ, मैं कुछ नहीं जानती। क्यों मुझे किसी चीज का इल्म होगा? क्यों आपने मुझे अंधेरे में रखा? क्यों मुझे ये बात लोगों की जुबान से सुनने को मिल रही है? क्यों वो औरत मुझसे एक कदम आगे है? क्यों सदाम, क्यों? उसके कॉलर को मजबूती से थामे वो बुरी तरह से झंझोड़ रही थी। सदाम जैसे हाजिर जवाब शख्स के पास अपने इत्तेफाक के लिए एक लफ्ज भी नहीं था। क्या कहता वो? जो कुछ हो रहा था वो खुद उसकी समझ से बाहर था। इस रात तो आप दोनों के ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, यही कहा था ना आपने? तो फिर ये बचा कैसे आया सदाम? सब झूठ है, सब फरेब था। मेरी जिंदगी धोखे की नजर काट दी आपने। मैं कैसे यकीन करूं आप पर? वो तकलीफ व दुख के आवाज पूरी तरह से चीख रहे थे। कुछ नहीं हुआ था इस रात। मैं अब भी यही कह रहा हूँ और हाल हाल में यही कहूंगा, और यही सच है, कोई माने या ना माने। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया सदाम, सब कुछ। मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरी आज़ादी, मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत, सब कुछ। आपने मेरी रूह तक मुझसे छीन ली। आपको मैंने अपना आप तक सौंप दिया सिर्फ आपकी मोहब्बत में कि शायद किस्मत ने आपको मेरे लिए लिखा है। और आपने क्या मेरा इस्तेमाल किया, मेरी मोहब्बत को खेल समझ कर उसे लुत्फ लिया। सच तो ये है सदाम, आपने कभी मेरी चाह की ही नहीं थी। आपको सिर्फ मेरे जिस्म की चाह थी। आपने कभी मेरी रूह में उतर कर देखा ही नहीं था किसमें कौन बसता है। उसका लहजा टूटा हुआ था, वो भी जैसे टूट फूट का शिकार होते हुए नडाल सी कुर्सी पर डैस से गए थे। ये सच नहीं है मैसा, मैंने कभी तुम्हारे जिस्म की चाह नहीं की। उसके घुटनों पर हाथ रखकर वो दो नवाज होता जानू उसके सामने बैठ गया था। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो हालात की संगीनी से डरा हुआ है। क्या ये सच नहीं है कि आप मुझे देखते ही शादी का इरादा कर लिया था? क्या ये सच नहीं है कि आपका दूसरी औरतों के साथ नाजायज रिश्ता था? क्या ये सच नहीं है कि मैं आपकी जिंदगी में एक जिद और हवस की शक्ल में आई हूँ? वो जो उसके सामने नादम सा बैठा हुआ था, उसके हर जुमले पर करंट खाकर अपनी जगह से उठा, उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया। हाँ, ये सच है कि तुम्हें देखते ही मैंने शादी की ख्वाहिश की थी। ये भी सच है कि मैंने दूसरी औरतों से नाजायज रिश्ते बनाए। ये भी सच है कि तुम एक जिद बन के मेरी जिंदगी में आए। लेकिन ये बिल्कुल भी झूठ है कि तुम मेरी हवस का निशाना बने थे, निशाना थी। अगर मुझे तुम्हारी हवस होती तो तुम इस वक्त मेरी बीवी ना होती मायसा इब्राहिम खान। अगर मुझे तुम्हारी हवस होती तो तुम इस तरह से सलामत मेरे सामने ना खड़ी होती, बल्कि किसी कूड़ेदान की नजर हो चुकी होती। एक बात सुन लो मायसा इब्राहिम खान, मैं लाख बुरा सही लेकिन धोखेबाज और बेवफा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में तुम क्या अहमियत रखती हो, अब यह वक्त ही तुम्हें बताएगा। एक झटके से उसने गिर से आजाद करता हुआ उससे दूर हुआ। कुछ लम्हे उसे कहर आलूद नजर से देखता रहा और फिर लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ वहां से चला गया।